हाय। निफ्टी ऊपर बढ़ रहा है और ऊपर बढ़ता ही जा रहा है डिस्पाइट द कॉमन बिलीव जो लोगों में था कि निफ्टी कहीं नहीं जाने वाला है, स्लगिश रहने वाला है, कुछ गेंस नहीं मिलेंगे, 1.5 साल से नहीं बढ़ा, अब क्या बढ़ेगा। पर निफ्टी आगे बढ़ रहा है। लोगों के मन में बस यही सवाल आ रहा है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है एंड क्या रीजंस हैं इन सारी चीज़ों के पीछे। लोग बहुत कंफ्यूज हैं। तो आज इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में बात करने में आप लोगों के साथ बैठा हूं। तो डिस्कस करते हैं कि निफ्टी ऊपर क्यों बढ़ रहा है, क्या है इसके मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस एंड इंडिया स्पेसिफिक रीजंस जिसके कारण निफ्टी दिखा रहा है इतनी स्पेक्टेकुलर ग्रोथ, और क्या निफ्टी आगे ये कंटिन्यू रख सकता है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा थोड़ा लार्जर व्यू। तो पूरी दुनिया में बेसिकली क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री में, मेजर कंट्री में हम देख पा रहे हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन। इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड स्लो डाउन हो रही हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही हैं, ग्रोथ नहीं आ पा रही है जीडीपी में, कंपनी स्लो डाउन हो रही हैं, सेल्स गिर रही हैं, जिसको देखते हुए लगता है कि यार ये सब तो इंडिया के लिए बुरा है। एंड ऐसा ही लग रहा था मेजरली सारे ही लोगों को। मेरा पिछले 6 महीनों से इस पे व्यू पॉइंट थोड़ा डिफरेंट था एंड वो भी मैं आपको अभी बस थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मेरा इसमें व्यू पॉइंट क्या था। अब देखें कि इंडिया में जो लोग मेजरली इन्वेस्ट करते हैं, खासकर यूएस से, तो उसके क्या हाल चल रहे हैं। तो अगर हम रिवाइंड बैक करें 1 साल, तो यूएसए में एक इकोनॉमिक क्राइसिस के हाल बन रहे थे। हम सब ने, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड हम सब ने कोविड देखा, सारी चीज़ें देखी। उसके कारण इंटरेस्ट रेट लो हुए, मार्केट्स ऊपर बढ़ी एंड हम सब ने बहुत अच्छे गेन्स इंजॉय करे। बट उसके बाद एक इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम आ गई यूएस में, और वो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम देखते हुए वहाँ के आरबीआई फेड ने करा ढेर सारा इंटरेस्ट रेट हाइक इस क्वार्टर, अगले क्वार्टर, एंड वो इंटरेस्ट रेट हाइक करते गए इस लेवल तक कि वो हिस्टोरिकल हाईएस्ट पॉइंट्स पर आ गए कि इतना इंटरेस्ट रेट हाइक इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में कभी भी नहीं हुआ था यूएस के अंदर। तो लोगों को कंपनीज में तो परफॉर्मेंस दिख नहीं रही थी उस टाइम पे। तो लोगों के मन में आया होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में, कि यार अब यूएसए में ग्रोथ नहीं लग रही तो वो शायद इंडिया में इन्वेस्ट करें या चाइना में इन्वेस्ट करें या कहीं और इन्वेस्ट करें। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पार्शियल नॉलेज बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। सी जब इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे थे तो मतलब अब इन्वेस्टर को वहाँ के बॉन्ड से ही इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा था। एंड यूएस के बॉन्ड्स वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सिक्योर माने जाते हैं। तो अगर यूएस के बॉन्ड से ही आपको 5%, 6%, 3% ऐसे रिटर्न्स मिलने लग जाएंगे तो कोई इक्विटीज़ में इन्वेस्ट क्यों ही करेगा। तो सारे इन्वेस्टर्स जुटे, उन लोगों ने अपना सारा पैसा बाहर निकाला और यूएसए के बॉन्ड्स के अंदर लगाना स्टार्ट कर दिया। तो मेजरली पैसा उस टाइम पे फ्लो करने लग गया यूएसए के बॉन्ड्स के अंदर। तो भाई ठीक है, अब इसमें इंडिया के बढ़ने का क्वेश्चन कहाँ से आया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा आगे चल के हमें देखने को मिलता है कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक करने से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम तो काफ़ी हद तक सॉल्व हो रही है, बट उस रफ्तार से नहीं जिस रफ्तार से वहाँ के फेड ने एक्सपेक्ट करा था। बल्कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम के सॉल्व होने के साथ साथ, जो कि बहुत माइन्यूट हो रही है, हमें देखने को मिल रहा है वहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन बहुत बड़े पैमाने में। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं उनका एक साइड इफेक्ट रहता है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, कंपनीज़ की ग्रोथ कम हो जाती है, और जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे हमें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे देखने को मिल रहा है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को लग रहा है कि अब वहाँ पे आ सकती है एक स्टैगफ्लेशन की समस्या। स्टैगफ्लेशन बेसिकली मीन्स हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ। इसमें आप कितना भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करिए, आपकी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इससे बाहर निकलने का एक लौता ज़रिया है, वो है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल पॉलिसीज़, जिसके कारण एक कंट्री से बाहर निकल सकता है। तो अब वहाँ के लोगों को इंटरेस्ट रेट भी हाइक होते नहीं दिख रहे हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण लोगों को लग रहा है हो सकता है बॉन्ड्स आगे यील्ड कम दें। तो लोगों के पास ना वहाँ की इक्विटीज़ बची है, ना ही वहाँ के बॉन्ड्स बचे हैं। तो लोगों के पास क्या बचता है, लोगों के पास बचती है इमर्जिंग मार्केट्स। तो इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे पहला नाम आता है
चाइना का, तो ऑफ कोर्स हाँ लोग चाइना में जाके इन्वेस्ट कर देंगे, बट ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज पिछले 1 साल से चाइना में भी देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन, वहाँ की कंज्यूमर कंजम्पशन ऊपर नहीं बढ़ रही है, लोग उतना पैसा स्पेंड नहीं कर रहे हैं। लोग पैसा स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो कंपनीज की अर्निंग्स नहीं हो पा रही है, कंपनीज ग्रोथ नहीं देख पा रही हैं। तो यूएसए के इन्वेस्टर जो सबसे मेजरली जो सबसे पैसा लेके आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बाकी कंट्रीज में, उनके पास चाइना का ऑप्शन भी नहीं बचता है। तो एक लौता अच्छा ऑप्शन जो बाहर के एफआईआईज के पास बचता है वो बचता है इंडिया, जिसने इन सारी इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच में एक बहुत ज़्यादा रेजिलियंस भी दिखाई है एंड अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी दिखाई है। अगर हम इंडिया के कंपनीज की रिजल्ट्स की बात करें, अभी रिजल्ट सीजन ही चल रहा है, तो वहाँ पे हम बहुत अच्छी ग्रोथ देख पा रहे हैं, एक मोमेंटम देख पा रहे हैं एंड इंडिया के वैल्यूएशंस इस टाइम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, फेयर लग रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँ तो थोड़े से अंडर वैल्यूड भी दिखाई देते हैं। एंड जब यूएसए में अब यूएसए में एक बैंकिंग क्राइसिस भी लोगों को लग रहा है कि आएगी, एंड जैसे ही सिलिकॉन वैली बैंक गिरा था, एक बड़ा ही वहाँ पे होच पोच मली, बहुत डर का एनवायरनमेंट था। उसके बाद थोड़े लोग स्टेबल है, उसके बाद अभी कोई फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है, उसके नंबर्स बहुत ज़्यादा खराब आए, तो लोगों के मन में वापस एक बैंकिंग क्राइसिस को लेके डर आया। बट अब हम देखें ऑन अ कॉन्ट्रेरी, जो इंडिया के बैंक्स हैं, जो है एफआईआईज के फेवरेट, एंड आई मीन फेवरेट, उनकी इंडियन प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बैंक्स में बहुत ज़्यादा होल्डिंग है। मेजरली वो काफ़ी बड़े पैमाने पे इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को होल्ड करते हैं। उनकी बुक्स अब तक हिस्टोरिकली इतनी क्लीन कभी नहीं लगी हैं, एटलीस्ट पिछले 5-6 साल में जितनी क्लीन वो अब है। उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं एंड वो आगे जाके बहुत अच्छा ग्रोथ सी, जब हमारी बुक्स अच्छी होती है ना बैंक्स की, तो वो बहुत बड़े पैमाने पे ग्रो कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक सोच के कि नहीं यार थोड़े बहुत एनपीएस वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आगे उनके ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इंडिया उनका फेवरेट है, इंडिया के अंदर बैंक्स उनके फेवरेट हैं, दोनों ही बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो यार फिर तो वो इंडिया में पैसा लगा ही देंगे ना। एंड सोने पे आपको सुहागे वाली बात मैं आपको बताता हूँ, एक और बहुत मेजर प्रोस्पेक्ट है जिसके कारण यूएसए के इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो है डॉलर का वीक होना। जो करेंसी में मूवमेंट्स चल रही हैं, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, जिसके कारण लोग धीरे धीरे अपना बेसिकली जो डोमिनेंस रही है यूएस करेंसी की पूरे वर्ल्ड ट्रेड पे, वो धीरे धीरे बाकी कंट्रीज हटाना चाह रही हैं, जिसके कारण डॉलर की डोमिनेंस कम पड़ रही है, डॉलर धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। एंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के भी धीरे धीरे यही राय आ रही है कि शायद आने वाले सालों में डॉलर इतना डोमिनेंट ना रहे जितना वो हिस्टोरिकली रहा है। तो इसके कारण डॉलर इंडियन रुपी के कारण थोड़ा सा वीक पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर हम 1 साल का रिटर्न देखें, या एटलीस्ट स्लगिश है बहुत ज़्यादा एंड आगे नहीं बढ़ा है, तो यूएसए के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। उन्हें करेंसी डिप्रीशिएशन का शिकार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जब वो इंडिया में पैसा लगाते हैं उन्हें यूएस डॉलर इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड देन जब वो पैसा निकालते हैं उन्हें वापस उसे यूएसडी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर इंडियन रुपी डिप्रिशिएट होता है यूएसडी के मुकाबले, तो उन्हें एक रिटर्न उनका बेसिकली कम हो जाता है। जितना रुपी डिप्रिशिएट होता है उतने पैमाने से, तो अगर रुपी डिप्रिशिएट ना हो बल्कि अप्रिशिएट हो जाए, तो उनके रिटर्न्स में एक प्लस पॉइंट हो जाता है। उन्हें डरने की बात नहीं है कि जब मैं पैसा वापस लेके जाऊंगा तो रुपी थोड़ा और डिप्रिशिएट हो चुका होगा, मैंने जितना भी रिटर्न कमाया होगा उससे मुझे कुछ परसेंट रिटर्न कम ही मिलेगा मेरी नेटिव कंट्री में। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। प्लस बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे यूरोप हो, वहाँ पे तो ग्रोथ इतने सालों से देखी ही नहीं गई है, तो वहाँ के तो लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, इमर्जिंग मार्केट्स। तो इसके कारण हम निफ्टी में, इंडियन मार्केट्स में एक बहुत अच्छा बुल रन देख पा रहे हैं। एंड आगे की शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये तो आई गेस सिर्फ भगवान ही बता सकता है, बट हाँ स्लाइटली मीडियम टर्म में भी निफ्टी अब इतने ज़्यादा होल्ड बैक के बाद इतने अच्छे, आई वुड से प्यारे वैल्यूएशन पर है।
हमारे इंडियन स्टॉक्स की, आई थिंक उन्हें ऊपर बढ़ना चाहिए एंड फंडामेंटल्स उनके बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है निफ्टी यहाँ से आगे भी एक अच्छी रैली दिखा सकता है। सी अप्स डाउन, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बट अगर फंडामेंटल्स में विश्वास रखा जाए तो ये आपको ज़रूर आगे लेके जाएंगे। और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी एंड हमारा निफ्टी एक बहुत अच्छी पोजीशन पे दिखाई देता है इस टाइम पे, ग्लोबली हो चाहे वैल्यूएशन के पॉइंट से हो। इनफैक्ट इस टाइम पे ओवर वैल्यूड पॉकेट्स ढूंढना इंडियन मार्केट्स में थोड़ा मुश्किल हो गया है। एंड अब से 1 साल पहले मैं अक्सर बात करा करता था कि यार कुछ भी अंडर वैल्यूड नहीं मिल रहा, सब इतना महंगा है। सो सिचुएशंस कंप्लीटली रिवर्स होती दिख रही हैं इस टाइम पे। सो इट्स अ राइट टाइम टू बाय एंड मैं बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहा हूँ इस टाइम पे। एटलीस्ट रिसर्च में बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से मैंने स्टार्ट कर रखी है कि अब क्या ख़रीदा जाए, कैसे रिसर्च करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी प्री मार्केट पोस्ट मार्केट रिपोर्ट, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, या ऐसी फर्दर इंसाइट्स, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ये पसंद आई हो। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।